हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। आज देखिए 6 क्लास एनसीईआरटी भूगोल का हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 हम कल कर चुके हैं, आप देख लेना उस वीडियो को। तो इसका नाम है ग्लोब। ग्लोब के बारे में जानेंगे हम, ग्लोब क्या होता है, अक्षांश एवं देशांतर क्या होते हैं, ये सब जानेंगे। अक्षांश एवं देशांतर आपको कभी समझ में नहीं आई हो तो आज वो समझ आ जाएंगी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपको। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मज़ा आएगा। और गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, पहली बार न्यू चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास वीडियो डेली जाती रहेगी। तो शुरू करते हैं हम। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसे दिखती है? तो इस संबंध में देखिए हम ग्लोब को देखेंगे कि हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है। ये आप देख रहे हैं, ये चित्र, ये ग्लोब होता है और ये हमारी पृथ्वी का प्रतिरूप है। मीन्स कि हमारी पृथ्वी सेम ऐसे ही दिखती है जैसे ये ग्लोब है। और उसके अक्ष ये आप देख रहे हैं, ये इसके ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव ये हमेशा उत्तर की ओर होता है ऊपर, और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो ये अपने अक्ष पर, ये इसका अक्ष है जिस पर ये घूमती है, ये हमेशा पश्चिम से, ये पश्चिम है और ये पूर्व की ओर घूमती है। अब देखेंगे, अगर आप यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे एक, तो ये आप देखेंगे कि इसके अक्ष जो हैं ये थोड़े झुके हुए हैं। तो कहते हैं कि ये हमारी पृथ्वी जो है ये थोड़ी सी अपने अक्ष पर ऐसे झुकी हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, इस पर आप ये ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, देख रहे हैं, ये क्या है, ये महाद्वीप हैं। और जो स्थल भाग है ये ग्रीन ग्रीन, और जो ये ब्लू ब्लू है ये सारा पानी है, इसको समुद्र या महासागर भाग कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ यहाँ से देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा वही देखेंगे हम। देखिए, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, जैसे ये है। ये देखिए लट्टू की तरह घूमती है अपने अक्ष पर, यहाँ पर ये इसका अक्ष है और यहाँ पर ये लट्टू की तरह घूमती है। नेक्स्ट देखेंगे, ऐसे ही हमारी पृथ्वी भी घूमती है। हाँ, यहाँ से देखेंगे, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। जो अभी हमने देखा, ये क्या है, ये मान लिया एक सुई है जो इसमें है, इससे लगी है, और ये अपने, ये क्या है, अक्ष है इसका, इस पर घूमती है ये। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, अभी मैंने आपको बताया, ऊपरी बिंदु उत्तरी ध्रुव, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। क्या है विषुवत वृत्त? देखिए, अगर हम अपनी पृथ्वी या ग्लोब के बीचों बीच से एक लाइन खींचें, ये रही लाइन। देखिए, हमारी पृथ्वी जो है यहाँ उत्तर ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव से थोड़ी चपटी है और बीच में यहाँ पर उभरी हुई है, जैसे संतरे का आकार होता है। अगर हम संतरे का बीच से एक लाइन खींचें, बीचों बीच से चारों ओर, उधर से भी खींचेंगे तो ये एक वृत्त बन जाता है, इस टाइप से सर्कल बन जाता है एक। तो इसी को बोलते हैं विषुवत वृत्त। ये क्या है, विषुवत वृत्त है, और इससे पृथ्वी दो भागों में बढ़ जाती है। ये सिर्फ काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इमेजिनरी लाइन होती हैं ये वास्तव में ऐसी कोई लाइन नहीं है पृथ्वी पर। हम अपनी सुविधा के लिए इसको खींचते हैं। तो देखिए, ये जो ऊपर का सिरा है ये वाला, ये इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोलते हैं नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। इससे दो बराबर भागों में बढ़ जाती है ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। देखिए, काल्पनिक वृत्त है ये, इस टाइप से, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों को
की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अब देखते हैं हम, देखिए किसे अक्षांश कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये लाइन हमने खींची थी बीचों बीच से। ये है देखिए विषुवत वृत्त, बीचों बीच की लाइन ये है, इसमें ठीक से नहीं दिखाया गया है। और इसमें ये देखिए 20 डिग्री उत्तर में अगर हम खींचेंगे और 40 डिग्री उत्तर में, फिर यहाँ से जो विषुवत वृत्त होता है, इससे ऊपर को अगर हम लाइनें खींचते रहते हैं, इसके समानांतर ही होती हैं। ये समानांतर मतलब कि हर जगह इनका अंतर जो होगा समान होगा, इसीलिए इनको समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। ये देखिए ये खींचेंगे तो ये सब समानांतर रेखाएं होती हैं और इनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। पृथ्वी पर ये रेखाएं जो होती हैं, ये ऐसे, इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाती है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। तो देखिए ये क्या कह रहा है, ये देखिए आप अगर इसको बीच से काटेंगे, अभी हम ये वाली मान लेते हैं बीच वाली लाइन, और देखिए ये जो है पूरा सर्कल जो है ये कितने का है, 360 डिग्री का है। और अगर हम ध्रुव से यहाँ पर लाइन खींचते हैं बीचों बीच में, तो ये जो एंगल बन जाता है ये 90 डिग्री का बन जाता है। यहाँ देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। और यहाँ से अगर हम यहाँ से ये लाइन खींचते हैं, इन सबको डिग्रियों में नापते हैं, तो ये वाली ये डिग्री हो जाएगी। जैसे हमने देखिए ये लाइन खींची यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये 40 डिग्री पर है, ये 20 डिग्री पर है, और ये मान लिया हमने ये विषुवत वृत्त है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये नापेंगे, तो ये यहाँ से देखिए ये 20 डिग्री आएगा, 20 डिग्री, और इसको नापेंगे तो ये 40 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही इसको नापेंगे तो ये 60 डिग्री, और ये उत्तरी ध्रुव से जब हम इसको ऐसे नापेंगे और ये यहाँ होगा तो ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री इधर, 90 इधर हो जाएगा 180, और ये सीधी लाइन 180 ही होता है। तो नेक्स्ट देखेंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये क्लियर दिखाया गया है। ये देखिए ये विषुवत रेखा है, विषुवत वृत्त बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये ऐसे इधर से भी होती है और पीछे से भी होती है इसके पृथ्वी के, तो एक वृत्त बन जाता है, सर्कल बन जाता है एक। और देखिए आप ये उत्तर की ओर जो रेखाएं होती हैं सारी, ये उत्तरी अक्षांश होती हैं, और ये दक्षिण की ओर जो खींची गई रेखाएं होती हैं ये दक्षिणी अक्षांश होती हैं। अब इनसे अलावा इन पर और भी लाइनें होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं, ये देखिए ये यहाँ से 23.5 डिग्री पर एक लाइन खींची जाती है यहाँ से, और इधर भी 23.5 डिग्री, ये विषुवत रेखा है। ये देखिए 23.5 डिग्री होगी यहाँ से, तो इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा, कर्क रेखा बोलेंगे इसको, ये लिखा है देखिए। और 23.5 डिग्री नीचे को खींचते हैं, यहाँ से देखिए 23.5 डिग्री, और यहाँ से भी 23.5 डिग्री, इनको जब मिलाते हैं तो ये बन जाती है मकर रेखा। ये मकर रेखा होती है, लेकिन इनमें क्या अंतर होता है, ये उत्तर की ओर होती है और ये दक्षिण की। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा होगी, और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण लगाएंगे यहाँ पे,
क्योंकि ये दक्षिण की ओर खींची गई रेखा है, ये मकर रेखा होगी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं इसको, और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। अब देखिए ऐसे ही हमने 66.5 डिग्री पर खींच रखी है एक रेखा। ये देखिए ये 66.5 डिग्री पर है। यहाँ से अगर हम नापेंगे बीच से तो ये 66.5 डिग्री आता है। तो इसको बोलते हैं, इसको 66.5 डिग्री बोलते हैं और उत्तरी बोलते हैं इसको। उत्तर में 66.5 डिग्री और यहाँ पर 66.5 डिग्री दक्षिणी। अब देखिए इनके बीच जो है कटिबंध बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी। इसमें जो बीच का भाग होगा इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, उष्ण मीन्स होता है ऊष्मा, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा पड़ता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं। अब देखिए थोड़ी उत्तर को जाते हैं और दक्षिण को जाते हैं तो सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी हो जाती हैं। माना यहाँ पे सूर्य है तो सूर्य की किरणें यहाँ पर थोड़ी तिरछी हो जाएंगी, तो यहाँ का मौसम जो होता है थोड़ी कम गर्मी होती है यहाँ पे, मतलब थोड़ा ठंडा होता है, शीत होता है, शीतोष्ण। तो इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इसको बोलेंगे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और इसको बोलेंगे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। अब देखिए अब आता है ध्रुव पे। जब हम ध्रुव की तरफ जाएगी अगर सूर्य की किरणें, तो ये बहुत ही ना के बराबर जाती हैं, नहीं पहुंच पाती हैं ये, और ये अक्ष पर अपने थोड़ी झुकी हुई है, तो इसलिए जो अक्षों, ये ध्रुवों पर जो रात और दिन होते हैं वो 6 महीने दिन होते हैं और 6 महीने रात होते हैं, क्योंकि ये अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है इसलिए। तो इसको बोलेंगे शीत कटिबंध, क्योंकि इस पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं और ये बहुत ठंडा रहता है, यहाँ बर्फ़ जमा रहता है इसको, इसलिए इसको उत्तरी शीत कटिबंध और इसको दक्षिणी शीत कटिबंध। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। आपको समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेना इसको। कहाँ से देखेंगे अब हम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसलिए प्रत्येक अक्षांश को के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं उत्तर लिखा है और यहाँ पर दक्षिण लिखा है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका। महाराष्ट्र में चंद्रपुर और दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील में बेलो होरिजोंट दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोंट विषुवत वृत्त के दक्षिण अंश वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोंट 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। क्योंकि देखिए ये महाराष्ट्र जो है विषुवत रेखा के, क्योंकि हमारा जो इंडिया है, अगर हम पृथ्वी को ऐसे बांटते हैं तो हमारा इंडिया यहाँ पड़ता है उत्तरी ध्रुव में। उत्तरी ध्रुव में स्थित है हमारा भारत। तो हमारा जो महाराष्ट्र है वो भी उत्तरी ध्रुव में आएगा। वो उत्तरी ध्रुव में 20 डिग्री पर स्थित है और ब्राज़ील देखिए दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, यहाँ इस वाले ध्रुव में पड़ता है और ये 20 डिग्री दक्षिण में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश का आकार घटता जाता है। देखिए इसका मतलब है, देखिए जब हम किसी गोल चीज़ को बीच से काटते हैं, यहाँ से अगर हम इस पर निशान लगाएंगे तो ये वृत्त जो है सबसे ज़्यादा बड़ा बनेगा, और जैसे ही हम ऊपर को जाते रहेंगे ये वृत्त जो है छोटा होता रहेगा, छोटा होता रहेगा बिल्कुल। इसी को बोल रहा है कि ये जो वृत्त हैं इसका आकार घटता रहता है ध्रुवों की ओर जाने पर। नेक्स्ट देखते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं देखते हैं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण,
के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। ये हैं, मैंने आपको अभी बताया कि कौन कौन सी हैं। मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं इसको, और कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तर में, इसको बोलते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे ही 66.5 डिग्री पर होता है और 66.5 डिग्री दक्षिण में होता है, इसको बोलते हैं, इसके बीच के भाग को बोलते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और इसको बोलते हैं इस पूरे भाग को, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, इसको बोलेंगे उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, जो सूर्य होता है उसकी सीधी किरणें पड़ती हैं, यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ शीतोष्ण कटिबंध, कम गर्मी होती है, और यहाँ पर भी तिरछी पड़ती हैं, ये भी शीतोष्ण कटिबंध है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है, 6 महीने ही जा पाता है, तो यहाँ उत्तरी शीत कटिबंध होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तिरछी हो जाती हैं, बहुत कम सूर्य रोशनी पहुँच पाती है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है। अगर हम सीधी सतह पर टॉर्च मारें, जैसे ये सूर्य है और ये हमारा ग्लोब है, तो ये सीधी जब किरणें पड़ेंगी तो यहाँ पर एकदम तेज प्रकाश आएगा और फैलेगा नहीं। ऐसे ही देखिए ग्लोब जब हम उत्तरी ध्रुव में जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है और ये सूर्य है, अगर यहाँ पर तिरछी जाती हैं लाइनें तो वो रोशनी बहुत फैलती है और जो प्रकाश है ये भी कम तेज होता है और अधिक क्षेत्र पर फैलता है। यही हमारा पृथ्वी के साथ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हैं वो लाइनें। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त, और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। पृथ्वी के ताप कटिबंध, अभी मैंने आपको बता दिया ये सारे। उष्ण कटिबंध क्या होता है और शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, ये उसी की व्याख्या है जो मैंने आपको बता दी है। और शीत कटिबंध क्या होता है, देखिए उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज मतलब कि तिरछा ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहलाते हैं। अब देखते हैं देशांतर। अभी हमने देखा था क्या, अक्षांश, अब देखेंगे देशांतर। देशांतर क्या होते हैं, ये आपको ये लाइनें दिख रही हैं सीधी सीधी ऊपर से नीचे, और ये यहाँ जाकर ध्रुव पर मिल जाती हैं, यहाँ से शुरू होती हैं और बीच में ज़्यादा दूरी होके यहाँ मिल जाती हैं ये लाइनें। जैसे आपने खरबूजे पर लाइनें देखी होंगी, ये वैसी ही लाइनें होती हैं, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। यहाँ पर देश होते हैं और ये देशों का अंतर करती हैं। इससे आप याद रख सकते हैं ये देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, जो खड़ी रेखाएं होती हैं, और अक्षांश रेखाएं जो पड़ी रेखाएं होती हैं। ऐसे इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लंबी रेखाएं लॉन्गिट्यूड, और लैटिट्यूड, लेटी हुई रेखाएं लैटिट्यूड। तो देखते हैं, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं दक्षिण महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव की दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व तथा पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो आप देख सकते हैं, देखिए अगर आप यहाँ पर स्थित हैं, आपको देखिए ये अक्षांश पता है, अगर आप यहाँ पर खो गए हैं, आपको सिर्फ अक्षांश पता है, देशांतर नहीं पता है, तो हम एग्जैक्ट पॉइंट इसका नहीं निकाल सकते कि हम कहाँ पर खड़े हैं। अगर हमें अक्षांश भी पता होगा और देशांतर भी पता होगा, मान लिया हम इस वाले अक्षांश पर हैं 30
डिग्री देशांतर है और ये 23 डिग्री अक्षांश पर है। तो इसको मिलाने वाली रेखाएं, हम यहाँ इस पॉइंट पर स्थित हैं तो हम एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं कि हम किस स्थान पर स्थित हैं, इसीलिए इन रेखाओं को खींचा जाता है। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं सब, पृथ्वी पर ऐसी रेखा कोई होती नहीं है, तो इसीलिए हम इनको खींचते हैं समय की जानकारी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, देखिए अक्षांश समानांतर। जो अक्षांश होते हैं, देखिए ये हमने देखा था अक्षांश होते हैं ये, तो ये एक दूसरे के समानांतर होते हैं। समानांतर मतलब हर जगह इनकी दूरी जो होती है आपस में समान होती है, इनमें समान अंतर होता है, इसलिए इनको समानांतर बोलते हैं। लेकिन जो ये खड़ी लाइनें होती हैं ये समानांतर नहीं होती हैं। ये विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। यहाँ देखते हैं, ये देखिए ये विषुवत रेखा है, ये सबसे लंबा सबसे बड़ा वृत्त बनाती है और इसकी दूरी देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। देखिए ये जो अक्षांश हैं इनकी समानांतर रेखाएं होती हैं, ये इनकी दूरी बराबर होती है। लेकिन जो ये खड़ी रेखाएं होती हैं इनकी दूरी देखिए आपस में सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है और ध्रुवों पर कम होती जाती है और ध्रुवों पर जाकर इनकी जो बीच की दूरी 0 हो जाती है, क्योंकि ये सब जाकर मिल जाती हैं ध्रुव पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से मिलती हुई आ रही हैं और बीच में सबसे अधिक दूरी होगी और नीचे जाकर भी ये ध्रुव पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट, ये जो देशांतर होते हैं देखिए इनकी लंबाई हमेशा एक बराबर होती है, एक बराबर लंबाई के होते हैं ये। लेकिन जो ये अक्षांश होते हैं इनकी लंबाई जो है घटती जाती है, बस यही बोल रहा है ये। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं हम, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राजकोषीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। ये जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। देखिए क्या बोल रहा है, आप ये वाली लाइन देखेंगे, इसको बोलते हैं प्रमुख याम्योत्तर रेखा और इसी से हमारा समय निर्धारण होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लंदन पड़ता है और ये लंदन के ग्रीनविच से होकर जाती है। इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध और इसके पीछे वाले हिस्से को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये और इसको देखिए, ये जो रेखा होती है इसका नाम रख दिया है 0 डिग्री और इसके पीछे देखिए बैक में सीधे पीछे जो लाइन जाएगी वो होगी 180 डिग्री। तो इधर से हम 180 के पास जा सकते हैं और इधर से भी 180 के पास जा सकते हैं, लेकिन जो ये पीछे रेखा होगी 180 डिग्री की, ये दोनों एक ही रेखा होती हैं, चाहे आप इधर से जाओ चाहे आप इधर से जाओ। यही ये बोल रहा है कि एक ही रेखा पर स्थित होती हैं ये, चाहे पूर्व की ओर से जाओ चाहे पश्चिम की ओर से जाओ। नेक्स्ट देखते हैं, अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब इस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। देखिए हमने देखिए इस पर अक्षांश रेखाएं भी खींच दी, ये देशांतर हैं और अक्षांश भी हैं, तो इससे एक ग्रिड बन जाती है। ये देखिए ये एक ग्रिड बन रही है
और अगर हम यहाँ पर असम की स्थिति जानना चाहते हैं, यहाँ पर असम है मान लिया, और इसकी सही स्थिति जानना चाहते हैं, तो हम जो ये देशांतर रेखा जाएगी और ये अक्षांश रेखा जाएगी, इसकी देखिए ये दोनों जहाँ पर मिलती हैं तो उसी को पर्टिकुलर वो स्थान का नाम दे दिया जाता है कि ये इतने डिग्री अक्षांश पर है और इतने डिग्री देशांतर पर है। उसकी सही स्थिति हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए वर्ल्ड मैप है, आप देख लेंगे, आपके पास 2 मैप होने बहुत ज़रूरी हैं, एक इंडिया का मैप और एक वर्ल्ड का मैप। देशांतर और समय, इसके बारे में देख लेते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि ये पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का पूर्वानुमान सूर्य के द्वारा बनाने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। देखिए पहले के ज़माने के लोग जब घड़ी नहीं होती थी तो ऐसे ही समय का पता लगाते थे सूर्य को देखकर। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। देखिए माना ये पृथ्वी पर ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं इसको। यहाँ पर लंदन है, लंदन से होकर जाती है ये, लंदन के ग्रीनविच से होकर। तो अगर हम इधर को चलेंगे तो समय जो है आगे होता है। अगर हम पश्चिम को चलेंगे, ये पूर्व है और ये पश्चिम, तो हमारा जो इंडिया का समय है, हमारा इंडिया पूर्व में स्थित है इससे, तो हमारे जो इंडिया का और इसके समय का बीच का अंतर है ये 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीनविच से हमारे इंडिया का जो टाइम का अंतर है वो कितना है, तो ये 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वे 1 घंटे में 15 एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व समय होगा 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। देखिए ये क्या कह रहा है, हम देखते हैं। देखिए हमारी पृथ्वी एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो 24 घंटे में पूरी घूम जाती है, ये 24 घंटे में पूरी घूम जाती है। और ये कितना रोटेट कर जाती है, पूरा सर्कल रोटेट कर जाती है, मतलब कि 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है ये पूरा सर्कल। तो देखिए 24 घंटे में घूम रही है 360 डिग्री, तो 1 घंटा निकाल लेंगे हम, 1 घंटे में कितनी घूमेगी, 360/24। इसको अगर हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 24 एकम 24 और ये 15 डिग्री, मतलब कि 1 घंटे में कितनी डिग्री घूम जाएगी, 15 डिग्री। अब देखिए 1 घंटा कितना होता है, 1 घंटे को हम 60 मिनट लिख सकते हैं क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 15 डिग्री घूमेगी 60 मिनट में, तो हम इससे एक डिग्री निकाल सकते हैं। 15 डिग्री 60 मिनट में, तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, तो ये 60/15 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 15 चौक 60, तो ये आ जाएगा 4 मिनट। तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। आप बस ये याद रखना कि 1 घंटे में 15 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। तो ऐसे ही देखिए अगर हमने कहा कि ग्रीनविच पर अगर 12 बज रहे हैं, यहाँ 12 बज रहे हैं, तो इसके आगे 15 डिग्री पूर्व में कितना बजेगा, तो यहाँ देखिए आगे होगा समय, तो यहाँ 1 बजेगा, यहाँ 15 डिग्री पूर्व है ये। अगर हम बोलें कि 15 डिग्री पश्चिम,
15 डिग्री पश्चिम में 1 घंटा आगे ये पीछे हो जाएगा कि कितना बजेगा, तो यहाँ 11 बजेगा, यहाँ 11 बजेगा, ग्रीनविच पर 12 और यहाँ पर 1 बजेगा। ऐसे ही देखिए 15 अगर हम कहें 30 डिग्री पूरब में कितना बजेगा, तो ये देखिए 2 घंटे आगे हो जाएगा, क्योंकि 15 एकम 15, 15 दूनी 30 डिग्री आगे कहेंगे तो 2 घंटे आगे, मतलब कि यहाँ 2 बजेगा। ऐसे समय की गणना करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यही इसमें बता रखा है आगे। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? देखिए सारे देश अपने अपने मानक समय मानते हैं, स्टैंडर्ड टाइम है सबका, हमारा भी इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है, कि हर स्थान का अलग अंतर पड़ जाता है। जैसे हमारा इंडिया है, ये देखिए इंडिया यहाँ से यहाँ तक है 68 डिग्री पूर्व से लेकर 97 डिग्री पूर्व के बीच में ये स्थित है, और यहाँ से यहाँ तक कई डिग्री का अंतर हो जाता है और समय का भी बहुत अंतर हो जाता है। अगर हम यहाँ सबसे पूर्व में क्या है, सबसे पूर्व से सबसे पश्चिम ये गुजरात तक लेकर यहाँ से यहाँ देखें तो कम से कम 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर हो जाता है। इसलिए इस अंतर को कम करने के लिए हमने इसके बीचों बीच से एक लाइन खींची है, इसी को हमने अपना मानक समय माना है, इसी के अनुसार चलते हैं हम। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो मानक समय है ये कौन सी लाइन है, तो ये 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। तो पढ़ते हैं हम। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका, असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। ये असम का डिब्रूगढ़ पड़ता है यहाँ पे, और द्वारका पड़ता है यहाँ गुजरात के किनारे। तो इन दोनों के समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर हो जाता है। तो ये ट्रेनों के आने जाने के समय में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है, इसलिए हमने अपना मानक समय माना है। इसलिए ये आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है। पूरा देश इसी के समय को मानता है, बीच में जो समय होगा उसी को मानते हैं। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 डिग्री पूर्व, मतलब कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी डिग्री में जाती है ये लाइन, तो 82 डिग्री। और पूछा जाता है कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है ये, तो आप खुद देखेंगे कि इस 82 डिग्री कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है ये, आप उनके नाम देखिएगा। हाँ, आगे देखते हैं। भारत ग्रीनविच के 82 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीन समय से 5.5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो भारत का ये मानक समय है ये ग्रीनविच लाइन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो वहाँ पर अगर 12 बजते हैं ग्रीनविच पर, तो हमारे यहाँ कितने बजेंगे? उस 12 के 5:30 बजेंगे। अगर वहाँ पर 2 बजेंगे तो यहाँ पर 7:30 बजेंगे। ये होता है टाइम जोन। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। एक
देखिए 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है हमारी पृथ्वी। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं समय। और देखिए रूस का क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है रसिया, इसलिए इसको जैसे हमने भारत को एक समय जोन दिया है स्टैंडर्ड टाइम, तो रसिया में ये 11 स्टैंडर्ड टाइम है। 11 लाइनें ऐसे खींची गई हैं, उन्हीं को स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, अपने अपने स्थान का उन्होंने माना है इसको। तो गाइज़ अगर आपको कुछ समझ आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और आप ये क्वेश्चन अब आराम से इसको कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मकर रेखा कहाँ पर स्थित है? 23.5 डिग्री पर है। 23.5 डिग्री उत्तर के है या दक्षिण है? तो ये दक्षिण में है। कर्क रेखा होती है उत्तर में। ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो कल देखेंगे बाकी का, उसके तब के लिए थैंक यू।